हेलो स्टूडेंट्स। फाइनली आप लोगों के सबके 10th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू डोमेन ऑफ 11th एंड 12th, जहाँ पे आप पहली बार अपने चोजन स्ट्रीम के बारे में कुछ नया समझने वाले हैं। कंसिडर दिस टू बी अ फ्रेश बिगिनिंग, अ रीस्टार्ट, जहाँ पे आप जो है अपने सारे पुराने कर्म को भूल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर ये शुरुआत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ होगी तो डेफिनेट सी बात है कि आप बहुत बढ़िया अकेडमिकली स्कोर कर पाओगे और आपके नॉलेज बेस को एडवांस कर पाओगे। एंड मेरा काम या मेरा योगदान इसमें यही होगा कि कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स, you broadly are going to be studying about 5 new subjects in grade 11 as well as in grade 12। इसमें से एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस और आपके स्कूल के ऑप्शंस के हिसाब से क्या होगा, विच इंक्लूड्स योर applied mathematics, AI, entrepreneurship, legal studies, depending on what you've chosen। Apart from that, जो 4 कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबको कॉमन है, which includes your English, economics, business studies and accountancy। Now out of all the 5 subjects that you'll be studying, I personally feel that accountancy is going to be the most important subject। ये हमारे इस पर्टिकुलर 2 सालों का एंड इवन आगे की जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ईयर होने वाला है, जहाँ पे आप अकाउंट इस सब्जेक्ट को पहली पहली बार पढ़ेंगे। अब जिस तरीके से एक बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, वैसे ही आपके आगे की अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग की जर्नी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 11th का जो थियरी फ्रेमवर्क होगा वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, राइट। नाउ एज स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, आप आगे जाके किसी ना किसी तरीके के बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे, या फिर आप चाहोगे, आपका एम्बिशन होगा कि आप कोई प्रोफेशनल बने, लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर, अ कंपनी सेक्रेटरी और एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। चाहे आप कुछ भी अलग अलग चीजें करने का सोचो, एट द कोर ऑफ इट ऑल यू वांट टू अर्न मनी, राइट। अब जब आप बिजनेस करेंगे या फिर जब आप किसी प्रोफेशन में एंगेज होने वाले हो तो आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी से सराउंडेड होने वाले हो। हर दिन आपके कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, हर दिन आप किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सर्विस को ऑफर करेंगे और आपके पैसे रिकवर करेंगे, राइट। देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू बी इंडल्जिंग इन। बट एट द कोर ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप ये पता करना चाहते हो कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कमाया या नुकसान झेला। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। नाउ जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चे जब कोडिंग करेंगे तो उन्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सिमिलरली आज अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। अब जब हम किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, आपको जो है वो वॉवेल्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, बहुत कुछ आपने सीखा, राइट, टिल योर जर्नी इन 10th। तो अब यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स, उसकी वोकैबुलरी, उसके टर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस साल पढ़ने वाले हैं। Now, when we study about accountancy, there are 2 terms which are misused to a certain extent, right? हम लोग accountancy and accounting को एक ही चीज बोलते हैं, but there is a minor difference in both of these terms। जब हम accountancy इस term की बात करेंगे, it refers to the theoretical framework। ये एक थियरी बेस है जिसको समझने के बाद आप अकाउंटिंग ढंग से कर पाओगे। ये आपको अलग अलग टर्म से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अलग अलग रूल्स के बारे में बताएंगे, अलग अलग प्रिंसिपल्स समझाएंगे, जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। So accountancy gives you a theory base, it gives you a list of protocols, it gives you a list of frameworks, जिसका इस्तेमाल करके जब आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी रिलेट्स टू द फ्रेमवर्क, द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, whereas accounting refers to its practical application। अब जब हम लोग अकाउंटिंग को एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं तो हमें उसके अलग अलग टर्म्स के बारे में फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी की शुरुआत हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने वाले हैं। नाउ यू मे हैव सीन दिस पर्सन ऑन टीवी। ही इज अमन गुप्ता एंड ही हैज फाउंडेड एन अमेजिंग कंपनी बोट, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। नाउ जब हम लोग अमन एंड बोट की बात करते हैं तो ये दोनों टर्म्स को जब हम अकाउंट्स के नजरिए से देखेंगे, सो वी विल यूज 2 डिफरेंट टर्म्स हियर। विल रेफर टू द टर्म प्रोप्राइटर एंड द टर्म एंटिटी। आज प्रोप्राइटर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने सारे बिजनेस में पैसे लगाता है, रिस्क अंडरटेक करता है, सो दैट वो एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बिल्ड कर सके। एट द सेम टाइम जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जो कि बिजनेस या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है? तो जब आज हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे आगे जाके, आपके पहले 5 चैप्टर्स में तो आप ये थियरी फ्रेमवर्क ही सीखने वाले हैं, बट जब आप इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जाएँगे, तब आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो नज़रिया होना चाहिए, हमारी जो सोच होनी चाहिए, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। ठीक है? अब आई वांटेड टू पे लिटिल बिट ऑफ अटेंशन टू द डेफिनिशन ऑफ व्हाट एंटिटी इज़। यहाँ लिखा है इकोनॉमिक यूनिट व्हिच मे बी अ बिज़नेस और अ नॉन बिज़नेस एंटिटी। इसका मतलब क्या होगा? आज अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज लेट्स जस्ट से कि आप एक एनजीओ चलाते हो। अगर आप एक एनजीओ चलाते हो तो वो तो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे लोग डोनेशंस देते हैं। तो जो लोग डोनेशंस देते हैं उसमें मनी आप रिसीव करते हैं और आप इसी पैसे को खर्चा करने वाले हैं इनटू प्रोवाइडिंग वेलफेयर एंड बेनिफिट्स एंड फूड टू अ लॉट ऑफ नीडी एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। तो आपको जो है वो अपने जितने भी ट्रस्टीज होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे जिन्होंने आपको डोनेशन दिया है, उनको ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा आया है, कितना पैसा हमने खर्च किया है, कितना पैसा सरप्लस बच गया है। तो इन सब चीज़ों का भी हिसाब मेंटेन करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप नॉन बिजनेस एंटिटीज के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूर ही करते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको प्रोप्राइटर एंड एंटिटी इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एन ओनर, ओनर जो है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। सो कैपिटल में बी एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होगा। अब ये एक पैसा भी हो सकता है या फिर किसी तरीके का असेट भी हो सकता है। लेट्स जैसे कि मुझे अपना एक बिजनेस सेटअप करना है और मेरे पास खुद की जमीन है और मैंने उस जमीन के ऊपर ही बिजनेस की फैक्ट्री सेटअप करने का डिसीजन ले लिया। तो मैं जो बिजनेस के लिए जमीन दे रहा हूं उसको भी मैं कैपिटल में इंक्लूड कर सकता हूं। सो एनी असेट जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल असेट से निकाल के बिजनेस को देता है उसको हम लोग कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है? बस मुद्दा ये है कि जो भी चीज आप प्रोवाइड करो, जो भी कंट्रीब्यूशन ओनर की तरफ से बिजनेस की तरफ जाएगा, उसका मनी वर्थ होना चाहिए और इस कैपिटल को हम लोग ओनर्स इक्विटी या नेट वर्थ के तरीके से भी समझते हैं। नाउ अगर हम इस इमेज को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे अमन गुप्ता को जब भूख लगी थी तो उसने भाई पिज्जा मंगा के खा लिया। अब अगर ये पिज्जा मंगाने के लिए उसने अपने जेब से पैसे ना देते हुए बोट के अकाउंटेंट को बोल दे कि भाई यार तू पैसे दे दे इस चीज के, तो क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन था? टेक्निकली तो नहीं। तो यहाँ पे अमन ने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए एक बिजनेस के असेट का इस्तेमाल किया। तो इस चीज को हम लोग ड्राइंग्स बोलेंगे। जब जब प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस के किसी असेट का इस्तेमाल करता है अपने पर्सनल यूज, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब इसमें सिर्फ बिजनेस के असेट ही नहीं आते बट बिजनेस के गुड्स भी आ सकते हैं। अब लेट्स जस्ट से कि अमन के घर पे एक पार्टी थी और वो रिटर्न गिफ्ट में सबको जो है वो बोट के हेडफोन्स देना चाहता था। तो जो उसने अपने फैक्ट्री में से जो सारे बोट के हेडफोन्स निकाले और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट किए जिसके लिए कोई पैसा भी नहीं उसने कलेक्ट किया, तो इस विड्रॉवल को भी हम ड्राइंग्स ही बोलेंगे। ये सेल नहीं है, ये ड्राइंग्स है। तो आई होप आपको ये जो 4 टर्म्स आपके सामने दिख रहे हैं उसकी क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल चुकी होगी। बियॉन्ड दिस वी विल कवर अ फ्यू मोर टर्म्स, जहाँ पे एक और टर्म आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई ऐसा फाइनेंशियल इवेंट है जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस के या तो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। मतलब इससे या तो आपके बिजनेस में कोई असेट या लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा या तो आपके बिजनेस में किसी तरीके की इनकम या एक्सपेंस होने वाला है। अब जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रांजैक्शन तो ये कि जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसकी मॉनिटरी वैल्यू या मनी टर्म्स में वो मेजरेबल होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शंस मनी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज अगर आपके कंपनी के अंदर एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन ज्वाइन करता है या फिर एक एक्सपीरियंस वाला इंसान छोड़ के जाता है, अब इन सारी चीज़ों से आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। बट क्या आप एक इंसान का वर्थ मनी टर्म्स में बता सकते हैं? द आंसर इज नो। तो हम वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। बस सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज, जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसका हमारे पास एक फिजिकल एविडेंस होना चाहिए जिसको हम वाउचर बोलते हैं। तो आज अगर आपने कोई सामान परचेस किया है तो उसका आपके पास एक बिल होगा, एक इनवॉइस होगा। अगर आपने कोई सामान सेल किया है तो उसका भी आपके पास एक बिल होगा। तो जब तक हमारे पास एक फिजिकल एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन नहीं है तब तक हम उसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते। करेक्ट? तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में हमारे पास जो फिजिकल एविडेंस होगा उसको हम लोग एक वाउचर कहते हैं।
तीसरी बात बोली गई है, इट शुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन बट ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जो मनी टर्म्स में है, जिसका वाउचर है, बट जिसका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक ओनर बिजनेस के अंदर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है, सेल्स करता है, परचेस करता है, तो इसके वजह से बिजनेस के असेट लायबिलिटी में चेंज आएगा। बट अगर वही ओनर अपने खुद के बच्चे की स्कूल फीस पे करता है, तो उससे ना बिजनेस का कुछ लेना देना है, ना ही बिजनेस का कोई असेट उसमें इस्तेमाल हुआ है, तो वो एक पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया। और हम लोग ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते, हम लोग बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं। तो हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। नाउ अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उससे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट पड़ती है, मतलब किसी ना किसी अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ एन अकाउंट इज जस्ट अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। हम लोग एक पूरे साल में अगर बिजनेस रन करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मैं ये फिगर आउट करना चाहता हूँ कि मैंने साल भर में कितना सामान परचेज किया, साल भर में कितनी सैलरीज पे की, साल भर में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पे किया है, तो मैं उस स्पेसिफिक अकाउंट में जाके चेक कर सकता हूँ कि कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ है ऑफ वन नेचर इटसेल्फ। अब हर अकाउंट जो होगा उसके दो साइड होंगे। इवन इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट दिस, अपने एम प्रिटी श्योर फ्रॉम कॉमन इंटरेक्शन या फिर अपने सीनियर्स की बातें सुन के कुछ डेबिट क्रेडिट जैसी चीजें सुनी तो जरूर होंगी। तो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसके बारे में अलग से हमारा पूरा चैप्टर है। कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं वो सब कुछ हम बाद में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो एक नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब उन्हें हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं तो उसको अकाउंट बोला जाता है। और उस अकाउंट के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है। और जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करेंगे तो उन्हें क्लासिफाई करने के हमारे पास दो तरीके आ जाते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेशनशिप एंड द अदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेटलमेंट। पहले रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था अबाउट अमन एंड बोट, ये दोनों ही जो है वो सेपरेट यूनिट्स हैं। ओनर अलग होता है एंड बिजनेस अलग होता है। तो आज अगर ओनर बिजनेस में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करता है या ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान बाहर लेके जाता है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस एंड ओनर के बीच में हुए, वो सारे ट्रांजैक्शंस इंटरनल कहलाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर अंदर ही चीजें हो रही है। इससे बिजनेस किसी आउटसाइडर का कुछ भी लेना देना नहीं है। बट जब हम लोग आज बैंक से कुछ लोन लेते हैं, किसी सप्लायर के पास से सामान परचेज करते हैं, किसी को उधारी पे माल बेचते हैं, तो वो बिजनेस एंड आउटसाइडर्स के साथ का ट्रांजैक्शन है। तो जब बिजनेस एंड आउटसाइडर्स के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ओनर एंड बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे इंटरनल ट्रांजैक्शन होंगे। सिमिलरली अगर हम सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितना भी हम लोग ट्रांजैक्शन करें बिजनेस में, जैसे किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक जो दे रहा है और दूसरा जो ले रहा है। ठीक है, रिसीवर एंड गिवर। अब जब हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन में देयर हैज टू बी अ म्यूचुअल एक्सचेंज। मैं आपको सामान बेच रहा हूँ तो मेरे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं और आपके पास से मुझे पैसे आ रहे हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन इमीडिएटली हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, मैंने गुड्स बेचे और सामने मुझे पैसे मिल गए, तो वो एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ। बट आज अगर मैं उधारी पे सामान बेचता हूँ, जहाँ पे मैंने सामान आज तो दे दिया है बट उसके पैसे मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, आज से 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, तो वो ट्रांजैक्शन मेरा एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सेटलमेंट के बेसिस पे हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस जो इमीडिएटली सेटल होते हैं एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो फ्यूचर में सेटल होंगे उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ गोइंग बियॉन्ड दिस, वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अ लुक एट टू डिफरेंट टर्म्स व्हिच इज असेट एंड लायबिलिटी। असेट कोई भी ऐसी चीज है जो मेरी ओनरशिप की है, जो मेरे बिजनेस में मुझे पैसे कमाने में मदद करे, तो उन सब चीजों को हम लोग असेट बोलते हैं। एट द सेम टाइम जो मेरी बिजनेस की उधारी है, जो मैं किसी बाहर वाले को ओ करता हूं, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलेंगे। अब असेट एंड लायबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन तो हम सबको पता है, बट हमें इसके फर्दर क्लासिफिकेशन को जानना और समझना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, तो अगर मेरी कोई ऐसी उधारी है जो मैं 12 महीने से ज्यादा रखने वाला हूं, मतलब अगर मैंने बैंक से एक लोन लिया है जो 5 साल का लोन है, 5 साल 12 महीने से तो ज्यादा होता है, मतलब ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए एक नॉन करंट लायबिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये अमाउंट जो मेरे बैंक की तरफ पेएबल है ये 12 महीने के बाद मुझे रिटर्न करना है।
बट अगर मैंने किसी सप्लायर के पास से सामान लिया जिसका पेमेंट मैं अगले 60 डेज में करने वाला हूँ, तो वो मेरे लिए करंट लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि दिस अमाउंट इज पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इटसेल्फ। वैसे ही अगर हम लोग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जो ओनर और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इंटरनल होता है। आज यहाँ पे ओनर और बिजनेस में हम इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ओनर अलग है एंड बिजनेस अलग है। तो जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ओनर को रिटर्न करना है। तो ओनर ने लगाया हुआ सारा पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक उधारी है, एक लायबिलिटी है, जिसको हम एक इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। सिमिलरली आज अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया है, हमने किसी क्रेडिटर के पास से उधारी में गुड्स लिए हैं, तो वो हमारे लिए आउटसाइडर्स के तरफ लायबिलिटी होगी, जिसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहेंगे। अब लायबिलिटीज के बारे में समझने के बाद हम लोग असेट्स की तरफ आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट असेट, तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है अबाउट नॉन करंट असेट। नॉन करंट अगेन बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, 12 महीने से ज़्यादा में मिलने वाला है। तो अब ये जो हमारे असेट होते हैं, इसको हम फिक्स असेट भी कह सकते हैं। अब ये फिक्स असेट हमारे दो तरीके के होंगे, एक टैंजिबल और दूसरे इनटैंजिबल। टैंजिबल फिक्स असेट वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने हमें विजुअली दिखेंगे, राइट, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, लैंड, ये सब कुछ चीज़ें। जबकि बिजनेस में पैसे अर्न करने के लिए कुछ और इनटैंजिबल चीज़ें भी होती है। जैसे कि आज अगर आप एक आईटी कंपनी हो और आपने खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपको दिखता नहीं है बट वो आपका असेट ज़रूर है, तो उसे हम इनटैंजिबल असेट कहेंगे। अगर आप कोका कोला कंपनी हो या फिर आप बालाजी या लेस की बात करेंगे, तो उनकी एक स्पेसिफिक रेसिपी है, वो रेसिपी और कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वो उनका एक इनटैंजिबल असेट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट वो बिजनेस के लिए अर्निंग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, उन्हें हम इंटैंजिबल असेट्स का दर्जा देंगे। नाउ इंटैंजिबल असेट्स के कॉमन एग्जांपल्स जो आप एकेडमिकली देखेंगे, उसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी अलग अलग चीज़ें आपको आएंगी। इवन गुडविल ऑफ अ बिजनेस जो कि आप परचेस करते हैं, उसको भी हम इंटैंजिबल असेट कह सकते हैं। बियॉन्ड दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट करंट असेट आर गोइंग टू बी दोज असेट, और वो चीज़ें जो हमारी ओनरशिप की हैं, जिसको बेच के हम कैश कन्वर्ट करने वाले हैं 12 महीने के अंदर अंदर। जैसे कि आज अगर मैंने प्रोडक्शन करने के बाद कुछ सामान रेडी किया, कुछ फिनिश गुड्स प्रिपेयर किए, जिसको मैं इन्वेंट्री या स्टॉक भी बोलता हूँ, तो वो इन्वेंट्री को मैं अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेच के कैश जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसको मैं करंट असेट कहूँगा। तो जो चीज़ का बेनिफिट मुझे अगले 12 महीने में मिल जाएगा, जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें मेरे लिए करंट असेट कहलाएंगी। अब इसके बाद का जो हम टर्म समझने वाले हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, बट प्लीज बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल प्रॉपरली। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट इज अ फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट में जाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन एन असेट एंड एन एक्सपेंस। अब लेट्स जस्ट से कि मैंने एक गाड़ी परचेज की। गाड़ी परचेज करना मेरे लिए एक असेट क्रिएट करता है। अब ये जो मेरा असेट है, इसका बेनिफिट मैं 1 साल से ज़्यादा लेने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी जो मेरी होगी वो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक चलने वाली है। तो बिकॉज ये मेरे लिए ज़्यादा मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट देने वाली है, इसको मैं एक नॉन करंट असेट का दर्जा दूंगा, एक फिक्स्ड असेट कहूँगा। बट अगर मैं उस गाड़ी के अंदर जो है वो पेट्रोल डलवाता हूँ, तो पेट्रोल डलवाने से भी मेरा पैसा खर्च हो रहा है, बट क्या उसको मैं असेट बोल सकता हूँ? आंसर इज नो। पेट्रोल डलवाना मेरे लिए मेरा एक एक्सपेंस है। तो आपको असेट एंड एक्सपेंस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। असेट वो होता है, ऐसे तरीके का एक आउटफ्लो है, ऐसे तरीके का खर्चा है जिसका बेनिफिट मुझे 12 महीने से ज़्यादा मिलने वाला है। जबकि एक्सपेंस वो ऐसा आउटफ्लो है जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाने वाला है। आई एम गोइंग टू कंज्यूम द बेनिफिट विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन खर्चों का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग अमूल का कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक डिजाइनिंग कंपनी को, एक मार्केटिंग कंपनी को 5 लाख रुपए दिए और उन्होंने हमारे लिए अमूल के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कैंपेन्स डिजाइन किए हैं, जो हम अगले 5 सालों तक इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। तो ये एडवर्टीजमेंट पे किया हुआ खर्चा हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, बट बिकॉज इस एक्सपेंस का बेनिफिट हमें 5 सालों तक मिलने वाला है, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द एंटायर 5 lakhs एक्सपेंस इन 1 ईयर, हम उसको स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू 5 डिफरेंट ईयर्स। मतलब हम हर साल 1-1 लाख रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अगर मैं 1 लाख 5 लाख का टोटल मैंने खर्चा किया था,
इस साल में सिर्फ 1 लाख का खर्चा दिखाने वाला हूँ, तो जो रिमेनिंग 4 लाख है मेरे, उन 4 लाख को मैं बैलेंस शीट में एज़ एन असेट लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि उसका बेनिफिट मैं आज नहीं ले पाया, मैं अगले साल में लेने वाला हूँ। तो ये है तो एक्सपेंस, बट इसका ट्रीटमेंट किस तरीके का है? असेट जैसा। इस वजह से हम उसे फिक्टिशियस असेट कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें समझ में आए कि एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए तो किस तरीके से लिखना होगा। Assets created by an accounting entry, they're expenses which are written off in more than one accounting year. ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा मिलने वाला है, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिलने वाला है, उसको हम स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो पार्ट इस साल एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट कहेंगे। अब इसके आगे एक और टर्म आएगा जहाँ पे ये सेम एक्सप्लेनेशन में वापस रिपीट करूंगा, सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। अभी के लिए आपको असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ असेट के 2 कैटेगरीज, नॉन करंट, करंट। सेम वे लायबिलिटीज के 2 कैटेगरीज, नॉन करंट, करंट। इसके बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान ले लेना आपको, बिकॉज आपके एग्जाम्स में ये सारे टर्म्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। मोर if we move ahead, we're going to be looking at 2 terms, which is expenditure and receipts. अब expenditure is regarded as any amount जो आप पे कर रहे हो, आपका आउटफ्लो है, आपका खर्चा है ये। एट द सेम टाइम रिसीट्स वुड बी एनी अमाउंट जो आपको मिल रहा है। अब जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपके रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में भी हो सकते हैं, एंड कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो रूटीन नहीं है। मतलब रूटीन कोर्स में आप गुड्स बेचेंगे, आप सर्विसेज ऑफर करेंगे और उसके सामने आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं उन्हें हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। ठीक। अब इसकी अमाउंट छोटी हो सकती है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब ये ट्रांजैक्शंस जहां पे आपको पैसे आ रहे हैं ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये ट्रांजैक्शंस रिकरिंग है, बार बार होते रहते हैं। और इन ट्रांजैक्शंस के वजह से आपके एसेट लायबिलिटी पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता, राइट। बट अगर मैं बैंक से लोन लेने की बात करूं, अपने किसी असेट को बेचने की बात करूं, तो इन दोनों ट्रांजैक्शन से भी मुझे पैसा आने वाला है। वो मेरे लिए अमाउंट रिसीव तो होगा, बट क्या ये मैं हर दिन करता हूँ? क्या मैं हर दिन बैंक से लोन लेता हूँ? क्या मैं हर दिन जाके अपने बिजनेस का किसी एसेट को बेचता हूँ? द आंसर इज नो। तो जो नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं पैसा नहीं कमाता, उन्हें मैं कैपिटल रिसीट बोलूंगा। अब इन ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल रिसीट के वजह से मेरे असेट या लायबिलिटी में इंपैक्ट पड़ता है। मेरा असेट या तो घटेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा, जिसके वजह से मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट इन 2 टर्म्स में समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी जानबूझ के ऐसे दिए हैं जो आपके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आसान कर दें। जो रूटीन रेगुलर नेचर के ट्रांजैक्शंस है जिससे पैसा आ रहा है वो सब रेवेन्यू, जो इररेगुलर नॉन रिकरिंग नेचर के पैसे होंगे जो मैं रिसीव करूंगा वो सब कुछ कैपिटल। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में भी ये 2 कैटेगरीज हैं। तो जो खर्चे ऐसे हैं जिसको मैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्चा करता हूँ, रूटीन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं जिनको खर्चा करता हूँ, वो सब मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। जैसे कि स्टाफ को सैलरी पे करना, गुड्स परचेस करना, रेंट पे करना, लोन पे इंटरेस्ट वगैरह देना, वो सब कुछ मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, क्योंकि इन सारे खर्चों को मैं रिकरिंग बेसिस पे बार बार करते रहता हूँ, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ खर्चे मेरे ऐसे होते हैं जो मैं बार बार नहीं करता, वो कभी कभी होते हैं, तो उनको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में खड़ा करेंगे। जहां पे हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड बी दोस आउटफ्लोज जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में या तो असेट बन रहे हैं या तो लायबिलिटी घट रही है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट मेरे असेट एंड लायबिलिटी पे पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट मेरे असेट लायबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था फिक्टिशियस असेट का, जब हमारे पिछले स्लाइड में डिस्कशन हुआ था, याद है? अभी वो अमूल का एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में बात की थी, तो वापस वही एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। अगर मैंने आज एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन में 5 लाख रुपए खर्च किए और उसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलेगा, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस 5 लाख के खर्चे को हर साल 1-1 लाख रुपए करके रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो 1 लाख का मेरा करंट ईयर का खर्चा है और बाकी का 4 लाख मैं अगले आने वाले सालों में खर्चे की तरह दिखाऊंगा। तो जो मैंने 1 लाख इस साल खर्चे की तरह दिखाया वो मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और जो 4 लाख मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो मेरे लिए फिक्टिशियस असेट होगा। ठीक है। तो जो खर्चा मैं 1 साल में दिखा रहा हूँ, जो कि जिसका बेनिफिट मुझे ज्यादा मिलने वाला, बट मैंने इस साल जितना खर्चा रिकॉर्ड किया वो मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन भी अगर हम देखेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसे रेगुलर खर्चे, ऐसे नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में आने वाले खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूँ,
तो वो स्प्लिट करने के बाद जो मैंने इस साल एज़ खर्चा रिकॉर्ड किया, उसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूँगा। और जो अभी तक मैंने खर्चे की तरह रिकॉर्ड नहीं किया है, जिसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको मैं फिक्टिशियस एसेट बोलूँगा। आई होप अब आपको इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी होगी। अगर नहीं भी हो रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख देना या मुझसे पर्सनली आके पूछ लेना, मैं आपको और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझा दूँगा। ठीक है? नाउ विल टेक अ लुक एट द अदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आज बिजनेस हम किसी पर्टिकुलर एजेंडा से ऑपरेट करते हैं। इट मे बी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स और ऑफरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो जब आप गुड्स बेचते हैं, जब आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो उसके वजह से आपको पैसा आता है। तो इस ग्रॉस इनफ्लो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको होने वाला है, उस इनफ्लो को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो है वो अभी तक समझ में आ रहे होंगे। नाउ बिकॉज़ द वीडियो हैज़ ऑलरेडी बीन वे टू लॉन्ग, आई डोंट वांट टू स्केयर यू इन वन गो। हम इसका एक सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 या 3 बार देख लो। आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी, टीएस गरेवाल की जो टेक्स्ट बुक आपकी है, उसके थ्रू आप ये सारे टर्म्स को एक बार रेफर कर सकते हैं। एंड अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स बिलो और कॉल मी पर्सनली एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। इसी तरीके से अकाउंट्स को ईज़ी करके आपके सामने प्रेज़ेंट करना, टेक्स्ट बुक के डल एंड बोरिंग पेजेस के जगह पे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू थोड़ा क्रिएटिवली प्रेज़ेंट करने का काम मेरा है। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोज़ विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एज़ वेल। और भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस कंटेंट इज़ टू गिव यू अ हेड स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज़ वेल एज़ बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस। जब आपके एग्ज़ाम्स वगैरह आएँगे, तो एग्ज़ाम्स के 1 दिन पहले जब आपको फटाफट सब कुछ रिवाइज़ करना है, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल रहेगा आपके लिए। ठीक है? दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल कैच यू सून इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।